हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था, आज उसका लास्ट वीडियो है। और इस लास्ट वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे? आपको लास्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो एक्सरसाइज है, अभ्यास, इसमें उसके सारे क्वेश्चन आपको हम अब बता रहे हैं, उसका आंसर। ठीक है, तो आप नोट करेंगे। तो पहला इसमें आपका है, देखिए, एक पहला क्वेश्चन है अभ्यास के अंतर्गत है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो आप आंसर इसका लिखेंगे। इसका आंसर है, आप देखिए, कौन सी नहीं होती है, यानी कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती है वो जो है संक्षारित आसानी से नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो कम क्रियाशील होती हैं वो इसलिए आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं क्योंकि उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो किसी के साथ उनका रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, इसलिए तो आपको मैंने धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताई थी। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी थी वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है, धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि सक्रियता क्या होती है, घटती है ना। तो जो नीचे वाली है वही आपके हो जाएंगी आंसर में, वही जल्दी संक्षारित नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा आपका, है ना, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये सब है, या और क्रोमियम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये सब धातुएं क्या होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, ये आप इसको नोट्स कर लेंगे। चलिए, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखें, नोट करिएगा। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से, दो क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए इसको। ठीक है, देख लेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, यहाँ से आप नोट करेंगे, हम आपको दिखा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, क्वेश्चन आप जब लिख लेंगे तो अब इसका आप उत्तर आप चेक कीजिएगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, निम्न में से कौन सा युगल यानी कि जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो दिया है NaCl विलयन प्लस कॉपर। ठीक है, NaCl है आपका, ये विलयन है, और प्लस क्या है, कॉपर। क्या ये सही है? दूसरा देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है और प्लस क्या है, एल्युमिनियम है। तीसरा है आपका फेरस सल्फेट है और प्लस क्या है, इसमें दिया है सिल्वर है। कौन सा विस्थापन देगा, AgNO3 है और प्लस इसमें क्या है आपका, कॉपर है। ठीक है, तो देखिए भाई, सोडियम ऊपर है और ये नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता कम है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा। तो ये एल्युमिनियम नीचे, मैग्नीशियम ऊपर है, तो ये कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, यदि विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखिए सिल्वर क्या है आपका, सिल्वर नीचे है और ऊपर, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, इसकी क्रियाशीलता कम है, ये भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब देखिए, सिल्वर आपका, कॉपर आपका ऊपर है और सिल्वर आपका क्या है, नीचे है। अब इसकी क्रियाशीलता अधिक है और इसकी क्या कम है, यही आपका होगा, ये विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो आपको अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि धातु की क्रियाशीलता आपको याद है, क्वेश्चन मैंने हल कराया, तो इसका विकल्प क्या होगा, ये सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लोहे के फ्राइंग यानी फ्राइंग पैन है जिसमें फ्राई किया जाता है, कढ़ाई होता है, लोहे की कढ़ाई है जिसमें फ्राई करते हैं हम। ठीक है, वो है, को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसमें दिया है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस जो है, ग्रीस लगाकर है ऑप्शन, और दूसरा दिया है पेंट लगाकर दिया है, और तीसरा दिया है जिंक की परत चढ़ाकर, ये तीसरा है। और लिखा है इसमें ऊपर के सभी, ये चौथा है। तो ये सब है ना, ये सब है भाई। अगर क्या है, धातु की जो लोहे की क्या है आपकी पैंस है, कढ़ाई है फ्राई करने वाली, तो उसमें क्या करें, तीनों आप कर सकते हैं। तो ये तीनों इसमें, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही होगा इसमें। ठीक है, चौथा विकल्प सही है, इससे आप जो इसको बचा सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए आप, ये तीसरा वाला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, देखिए नोट कर लेंगे तीसरा, और इसके साथ में चौथा क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, देख लिए। अब देखिए तीसरा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है,
यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो देखिए क्या हो सकता है। तो इसमें दिया है आपका पहले कैल्शियम दिया है, दूसरा दिया है कार्बन, तीसरा दिया है सिलिकॉन और चौथा दिया है आपका आयरन। ठीक है, ये दिया है। अच्छा, अब ये इसमें कह रहा है कौन सा उच्च गलनांक वाला होगा, तो जिसकी इसमें क्रियाशीलता होगी इसी का गलनांक वाला जो है कह रहा कि ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर, तो ये ऑक्सीजन के साथ यही ज्यादा क्रियाशील यही है। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील यही है इन सब में ज्यादा क्रियाशील क्या है, ये है, यही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बनाएगा, है ना। तो यही उच्च गलनांक की यही होगी, इसमें उच्च गलनांक की जो है ये यौगिक ये यही इसमें होगी, इसका गलनांक नहीं होगा इन सब का। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा इसमें कैल्शियम। ठीक है, चौथा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्यों होता है? इसका आंसर आपका सही होगा जिंक की अपेक्षा, टिन की अपेक्षा। इसका आंसर होगा आपका टिन की, टिन लिखा है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जिंक की अपेक्षा है भी, जिंक की अपेक्षा क्या है, ये जिंक अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो ये आपका ऑप्शन जो इसमें सी दिया है यही क्या होगा, सही होगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, सी वाला आपका आंसर क्या होगा इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये जो है आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन इसमें दे रहा है, तो आप पांचवा क्वेश्चन आप नोट करेंगे। देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया है थोड़ा, ये पांचवा क्वेश्चन, तो आप ये पांचवा देखिए, आपको 5, 9 ये आपके क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चन आप जो है नोट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, 8 तक के क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनका एक चैप्टर और बचा हुआ है, एक कार्बनिक रसायन बचा हुआ है चैप्टर चौथा। तो अब बाकी इनके 3 चैप्टर पूरी तरीके से हमने आपको एक्सरसाइज तक जो है करके एक्सरसाइज तक जो है आपको बता दिया है। तो थोड़ा ये आप काम करिए कि इतना हमने आपके लिए मेहनत जो है लेबर किया है, इतना मेहनत आपके लिए किया है, तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो ना किए हों तो एक कर दीजिए, कम से कम इतना तो आप करिए। हम आपके लिए अभी कभी नहीं कहें, तो ये सब आप थोड़ा सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए। और तो देखिए पहला पांचवा क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है, आपने 8 तक का क्वेश्चन देख लिया। पांचवा क्वेश्चन आपका है, आपको एक हथौड़ा दिया जाता है, हथौड़ा बैटरी बल्ब, क्या दिया जाता है, हथौड़ा और बैटरी और बल्ब, और क्या दिया जाता है, तार दिया जाता है और स्विच, ये चीजें दी जाती है। हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपने देख लिया, वहां से नोट करेंगे। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का, धातु एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। उपयोगिता बी में बताना आपको। चलिए कैसे धातु अधातु को आप पहचानेंगे, इनमें की सहायता से, इनकी सहायता से आपको धातु अधातु को क्या करनी है, पहचाननी है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, अगर धातु अधातु आपको दिया गया तो पहले आप हथौड़े से क्या करिए, उसको पीटिए। आंसर अब सुनिए क्या होगा, हथौड़े से आप अगर पीटेंगे, जो आपको धातु अधातु दिए गए हैं, कुछ आपको धातु अधातु दिए जा रहे हैं और इनकी सहायता से आपको धातु अधातु को अलग करना है। तो हथौड़ा आपको क्यों दिया गया है, पीटने के लिए। आप उसको पीटिए, तो अगर जिसकी सीट बनती है तो वो धातु है, और जो हथौड़े से पीटने पर वो क्या जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या होंगे, भंगुर होंगे। ठीक है, ये आप नोट करिएगा। तो हथौड़े से पीटने पर क्या पता चलेगा, तो अगर धातु होगा तो क्या होगा, उसकी पतली चादर बनेगी, उसकी सीट बनेगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये धातु है।
अगर शीट नहीं बनती है, वो भंगुर है, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो इसका मतलब है क्या, वो अधातु है। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लेंगे। चलिए अब इनका क्या काम है, हथौड़े का तो वर्क हो गया, आपने कर लिया। तब बैटरी, बल्ब और तार। तो बैटरी, बल्ब, तो यहाँ आप एक लीजिए बैटरी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, बैटरी है। अब इस बैटरी से क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक क्या कर दीजिए, आप एक बल्ब लगा दीजिए। यहाँ क्या लगा दीजिए, एक बल्ब लगा दीजिए। और एक तार यहाँ से आप लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया तार, हो गया स्विच। यहाँ आप एक क्या करिए भैया, स्विच लगा लीजिए एक, यहाँ पर स्विच, ये आप एक स्विच लगा लीजिए, बटन। और ये तार आपका है, ये टर्मिनल। तो ए और बी ए टर्मिनल है। अब ये क्यों दिया गया है, अब क्या करें, जो धातु अधातु आपके दिए गए हैं, यहाँ से आप अगर धातु यहाँ पर अगर आप रखते हैं, धातु से ये दोनों को टच कराते हैं। अगर यहाँ धातु से इन दोनों को टच कराते हैं, तो अगर धातु होगा, मतलब कि आपको मालूम नहीं कौन धातु है कौन अधातु है, तो उसमें से आप बारी बारी लेकर अगर आप यहाँ आप टच कराते हैं, तो अगर जल जाता है तो धातु है, अगर ये बल्ब नहीं जलता है आपका तो क्या है, अधातु है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको क्या करेंगे, इसका आंसर इस तरीके से आप इसको देंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो जल जाएगा, जिसको लगाने से यहाँ जल जाएगा तो क्या होगा, धातु होगा, और जिससे नहीं जलेगा वो क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से इन्हीं जो 4-5 चीज दी गई, इनके यूज से आपको आंसर बताना है कौन धातु है अधातु। इस तरीके से धातु और अधातु क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो धातु होगा विद्युत का सुचालक होगा, बल्ब जल जाएगा। जो धातु नहीं होगा, अधातु होगा, वहां से विद्युत का कुचालक होता है, वो जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए 6वां क्वेश्चन आप देखिए। 6वां क्वेश्चन आप देखेंगे, गर्मी बहुत है बच्चों, वीडियो हम जो है आपको दे रहे हैं। देखिए अगला है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बताया है, चैप्टर में आप अगर खोजेंगे तो आपको मिलेगा, पूरा पढ़ा दिया है। तो हम एक बार बता देते हैं। उभयधर्मी वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, लिखेंगे नहीं, आप खुद नोट करेंगे। उभयधर्मी वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड में आपके क्या है, एग्जाम्पल पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपको बहुत फेमस आपको बताया गया है एल्युमिना। ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये भी है, ये भी, ये भी, लेकिन जो आपको किताब में बताया गया, जो पढ़ाते वक्त हमने बताया है, यही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड यही है। तो इनका हमने आपका इसके साथ अम्ल और क्षार का रिएक्शन भी दिया, आप वहां से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से। 7वां क्वेश्चन आपको हमने पीछे क्वेश्चन बता दिया, वहां से आप नोट कर लेंगे। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तथा विस्थापित कर देंगे। तो ऐसा आप दो धातु बताइए जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो बहुत से दो धातु क्या जो हाइड्रोजन से ऊपर है, मैंने आपको धातु की सक्रियता श्रेणी जो बताई जो हाइड्रोजन से ऊपर है, सब कर देंगे। तो आपका है सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, एटीसी बहुत है जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताया है, ये हो जाएंगे। फिर उसी में कह रहा है दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं उसको बताइए। तो ऐसा नहीं कर सकती हैं जो हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो नहीं कर पाएंगी। जैसे आपका क्या है, कॉपर है, सिल्वर है ना, ये है, आप नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे। तो ये सब विस्थापित कर देंगे तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को, और ये तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। तो आंसर आप बढ़िया से लिखेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपको हमने दिखा दिया है। किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो एनोड किसको बताएंगे? आपका रिफाइनिंग मैंने बताया है, विद्युत अपघटनी रिफाइनिंग आपको मैंने बताया है। वहां क्या किया जाता है, तो शुद्ध यम धातु के शुद्ध क्या लिया जाता है, कैथोड लिया जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा। यम धातु के शुद्ध क्या लेते हैं, कैथोड यानी कि नेगेटिव, और यम धातु के
अशुद्ध क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं, यानी कि प्लस का, ठीक है। और इसी यम धातु के लवण का क्या लेंगे, घोल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि यम धातु का आपका क्या हो सकता है, जैसे आपका MsO4 आप ले सकते हैं। यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल बनाएं तो कह सकते हैं हमने कापर का शोधन बनाया है, तो कापर सल्फेट का आपने सोल्यूशन लिया है, ठीक है। और यहाँ कापर का जो है आपने क्या लिया है, कापर का ही आपने एक शुद्ध लिया है, कापर का आपने लिया था एक अशुद्ध ही लिया था, है ना। कापर का एक शुद्ध, कापर का एक अशुद्ध। जो अशुद्ध था वो मोटी आपकी राड हमने बताई थी, मोटी लिए थे, और इसकी क्या लिए थे, जो शुद्ध था वो पतली राड लिए थे, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, यही इतना आपका आंसर है, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, तो 9वां क्वेश्चन ये देख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। 9 वाला क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, 10 भी, 11 भी, और ये 12 वाला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपको हम सभी दिखा दे रहे हैं, 12 और ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से आप नोट कर लेंगे सारा क्वेश्चन। तो ये 12 वाला क्वेश्चन आपको अब दिखाई दे रहा है, देखिए 11, 10 ये सब, इसके पहले ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा सब क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, ये 16 तक क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेंगे, और ये 16वां क्वेश्चन, ठीक है। ये चलिए अब नोट कर लेंगे सब क्वेश्चन आप। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपका 9th वाला क्वेश्चन है। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो सल्फर लिया है भाई, क्या कहा है, सल्फर लिया, तो सल्फर को स्पैचुला में लेकर क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो कौन सी गैस बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब इसमें ए वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, गैस की क्रिया क्या होगी। सूखे लिटमस पेपर पर कोई क्रिया नहीं होगी, ठीक है। सूखे लिटमस पेपर पर कोई क्रिया नहीं होगी, सूखे लिटमस पेपर पर कोई क्रिया नहीं होगी, ठीक है। हमने बताया कि जल की उपस्थिति में ही क्रिया होगी। फिर कह रहा है कि आर्द्र लिटमस पत्र पर बी क्या होगा, इसमें आर्द्र लिटमस पेपर पर क्या होगा। तो ये जो लिटमस पेपर होगा, चूंकि ये अम्लीय आपका ऑक्साइड है, तो आर्द्र जो लिटमस पेपर है ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये लिटमस पेपर आपका भैया नीला होगा, दिया गया होगा। ये आपको कह रहा है लिटमस पेपर है, लेकिन ये आपका नीला ही होगा, लिखा नहीं है लेकिन नीला होगा, क्योंकि ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपका लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि अम्ल जो होता है ये अम्लीय ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है, आपको मैंने बताया। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब कर गया फिर कह रहा है बी में ऊपर की अब क्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए। चलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमने पहले ही आपको बता दिया, लिख दिया। 10वां, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। 10वां है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। क्या करेंगे भैया, पेंट लगाकर, नोट कर लीजिएगा, लिखेंगे नहीं, पेंट लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर, है ना। पहला पेंट लगाकर, दूसरा तेल या ग्रीस लगाकर, और तीसरा है जिंक का लेप लगाकर, है ना। क्या कर सकते हैं, जिंक का लेप, यानी कि गैल्वेनीकरण द्वारा, ठीक है, गैल्वेनीकरण द्वारा, ठीक है। चलिए हो गया। ऑक्सीजन के साथ अगला 11वां क्वेश्चन आपका है, 11 वाला क्वेश्चन आपका है। वीडियो चल रहा है, ठीक है, ओके, वीडियो चल रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। कैसा बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है ना। ये कह रहा अधातु के साथ ऑक्सीजन, कह रहा ऑक्सीजन अधातु के साथ संयुक्त करके कौन सा ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे।
और धातु क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो अम्लीय ऑक्साइड जैसे हम कार्बन लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन, ये अधातु है आपका, धातु है ये आपका अधातु, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में आप प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन मैंने आपको बहुत बताया है, तो कार्बोनिक अम्ल बन गया। या फिर आप सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ अभी बताया गया सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको जल में आप डालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा आपका सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। हो गया, चलिए 11वां हो गया आपका। कारण बताइए 12वां क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि प्लैटिनम है, प्लैटिनम सोना चांदी, प्लैटिनम है, सोना है, चांदी है, का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये कारण है, रीजन है। तो आप इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि प्लैटिनम, चांदी और सोना ये जो है एक इसका आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, इसमें धात्विक चमक होता है और संक्षारित नहीं होती है। इसीलिए जो है इनका उपयोग हम करते हैं, क्या, कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है, ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है, जल्दी नष्ट नहीं होती है, संक्षारित नहीं होती है, किसी अन्य तत्व के साथ ही रिएक्शन करके संक्षारित नहीं होती है। इसलिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में। और यह भी बेहतर गुण है कि इसमें धात्विक चमक भी होती है। भाई चमकीली चीजें आपको चाहिए ही। औरतें क्या होती हैं, नाक की, कान की बाली, ये सब वगैरह बनवाकर पहनती है, नेकलेस है ना, ये सब। दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रहा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है। क्यों, इसको बार बार क्वेश्चन बताया है, क्योंकि ये क्या होता है, वायु के संपर्क में आते ही वायु के रगड़ से क्या होती हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं और जल जाती हैं, ये आग जलने लगती हैं। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये सब अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं और उसके साथ क्या होती हैं, जल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्रज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। अतः इनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यानी कि जलने से बचाने के लिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन उसी में कहा गया है, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, आप देखिए क्यों किया जाता है। क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ये अपने ऊपर ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये एल्युमिनियम Al2O3 की एक जो है रक्षक, ये जो है एक पतली रक्षक कवच बना लेती है, एक लेयर बना लेती है, और फिर इससे कोई अन्य जो है अन्य कोई धातु या कोई अन्य जो है तत्व इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बन जाती है। इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर से सुने, एल्युमिनियम बर्तनों पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, Al2O3 की पतली सी परत बन जाती है। यह परत एल्युमिनियम को अन्य पदार्थों से क्या करती है, रक्षा करती है, क्योंकि एक सुरक्षा कवच इसके ऊपर इस ऑक्साइड की क्या होती है, बन जाती है। अतः इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन, निष्कर्षण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्साइड में परिवर्तित जब आप कर देंगे तो ऑक्साइड क्या होती है, वो जल्दी से क्या हो जाती है, उनका अपचयन आसानी से किया जा सकता है, जबकि कार्बोनेट और सल्फाइड गैस का अपचयन जो है आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो निष्कर्षण प्रकरण में कार्बोनेट सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों, क्योंकि धातु ऑक्साइडों का अपचयन बहुत आसानी से होता है, जबकि कार्बोनेट और सल्फाइड का आसानी से नहीं होता है। यही उत्तर आपको लिखना है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 13 वाला, 13 का क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा।
या खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। अब देखिए, जो कापर का आपका पात्र होता है, मान लीजिए कापर का जो है क्या है, कापर का ये क्या है, पात्र है, बर्तन है आपका, पात्र माने क्या है, बर्तन है ये इसका। और चूंकि इसमें जब आप जल लेते हैं तो जल में क्या होता है, जल में अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट ये होता है। क्यों होता है भाई, कठोर जल में तो होता है ना। तो जल आप इस पात्र में ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक लेयर इसमें बन जाती है, इनकी क्या बन जाती है, इन्हीं की क्या बन जाती है, इनकी एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर। लेकिन जब आप क्या लेंगे, इमली या नींबू का रस लेंगे, इमली या नींबू का आप जब रस लेते हैं तो ये रस क्या होता है, क्योंकि अम्ल होता है, ये अम्ल इनके साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और इन्हीं के क्या बना लेता है, ये अम्ल के साथ साल्ट बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, साल्ट SaLt साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसको घुलनशील पदार्थ के रूप में बदल देता है। घुलनशील पदार्थ के रूप में बदलकर इसको क्या करता है, यहाँ से हटा देता है, घुलनशील पदार्थ के रूप में इसको हटा देगा यहाँ से। ठीक है, तो यही आप उत्तर लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तनों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी जल में अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट की परत नींबू या इमली के रस में विलय होने के कारण बर्तन में उपस्थित अम्लों से अपक्रिया करके उसको हटा देती है और बर्तन आपका क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। कर ले जाएंगे, धातु अधातु के कैरेक्टर आपको रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर बताया गया, आप वहां से इसको खुद लिखेंगे। आइए 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 15 वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग समझने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए 2 क्वेश्चन और है, वीडियो आपका चल ही रहा है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपने घर में सुनार बनकर जाता है। एक व्यक्ति अपने घर में क्या था, अपने घर में चोरी करने के लिए जा रहा है, हमें बता रहे हैं आपको, चोरी करने के लिए जा रहा है, चोर है। चलिए सुनो, एक व्यक्ति अपने घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। भाई चुराना चाहता था सोना, उसको जरूरत थी पैसे की, मलाई खाने के लिए। ठीक है, रचाया। कोई संदेह किया कि बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है कि वह एक विशेष प्लेट में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, नया कंगन चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उसको झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्वेश्चन आप फिर से, ये आप 15 वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप फिर से इसको, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो घोल किसका था, वो घोल था अम्लराज का बच्चों। वो कौन सा घोल था, अम्लराज, मैंने आपको बताया है अम्लराज का घोल था, एक्वा रेजिया था। अम्लराज में क्या होता है, सांद्र जो है HCl होता है और सांद्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये सांद्र होता है और ये 3:1 का क्या होता है, अनुपात होता है। 3:1 के अनुपात को सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को क्या कहते हैं, हम अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया। तो वो चोर जो बनकर आया अपने घर में, अपने ही घर में चोरी करने के लिए, अपने घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो वो अम्लराज लेकर आया और कहा माता जी लाइए, मैं आपका जो है चांदी और ये जो सोना है चांदी है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। साफ के चक्कर कर में, पूरा बढ़िया साफ करने के चक्कर में आ गया हूँ। तो ये क्या किया इसने, जो सोना का आभूषण था, जो सोने का था, सोना चांदी जो ये सब था, इस घोल में क्या किया, इसने डाल दिया। तो जानते हैं सोना चांदी प्लेटिनम क्या होती है, हमने आपको बताया था,
सोना चांदी प्लेटिनम को कोई भी अम्ल अकेला घोल नहीं सकता है, वो अम्लराज ही घोल सकता है। इसीलिए अम्लराज को लेकर आया, उसमें क्या किया इसने, इसको उसमें डाल दिया तो क्या हो गई, संक्षारित हो गई, उसका संक्षारित हो गई, कुछ गल कर क्या हो गई, वो घोल में चला गया। और जब माता जी को दिया तो माता जी बड़ी दुखी हुई, तुमने मेरा ये तो बेकार कर दिया, इसमें इसका वजन कम हो गया है ना, वजन कम हो गया इसका। तो वो बहुत दुखी हुई। तो अब दुखी होंगी ही भाई, क्योंकि उनका सामान नुकसान हो गया, उसने चुरा लिया तो उसी घोल के अंदर जो है कुछ जाकर संक्षारित होकर उसी में चला गया। ठीक है, तो ये आपको उत्तर देना था। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत ही प्रबल संक्षारक द्रव है आपका अम्लराज। तो इस तरीके से उसने क्या की, चुराने की जो है कोशिश की अपने ही घर में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे का नहीं। इस्पात क्या आपका मिश्र धातु है, तो इसका नहीं प्रयोग होता है। कारण बताइए। क्योंकि तांबा जो होता है भैया, जो तांबा होता है इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबा गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। नोट में लिखेंगे क्या, तांबा गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है और लोहा गर्म जल के साथ अपक्रिया कर लेता है। और यहाँ तक कि कापर का जो होता है, तांबे का जो होता है, गलनांक भी इस्पात से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए जो है तांबे का प्रयोग जो है टैंक बनाने में या जो है तांबे का टैंक बनाने में प्रयोग किया गया, इस्पात का नहीं। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको एक आज सारा जो है जो अभ्यास के क्वेश्चन से सब आपको समाप्त कर दिया है। तो ये पूरी तरीके से चैप्टर आपका जो है पूरी तरीके से पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिया। बस अब आपको क्या करनी है, ये जो वीडियो मैंने आपको बना कर दिया है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, हाँ कमेंट करें, कमेंट भी आप करते रहिए। कमेंट कोई करता नहीं है तो कमेंट भी आप करिए, क्योंकि आपके लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। कि आपका कुछ में लग रहा है, कोई पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, जो लग रहा है खर्चा हमारा लग रहा है, आपका तो कुछ लग नहीं रहा, आपको पढ़ना है केवल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सब्सक्राइबर क्या करें, इस जो है सब्सक्राइबर को इस चैनल पर जो है बढ़ाइए। तो सब्सक्राइबर अभी देखिए बहुत कम है, अभी 100 के ऊपर जा रहे हैं सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर आप जो है बढ़ाइए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो ये आपका समाप्त हो गया। आप कार्बनिक यौगिक आपका जो है जो चौथा चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर है आपका ये शुरू होगा। तो ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर जो है अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नोट्स बनाइए, बार बार आप रिवाइज करिए। बहुत समय से पहले आपका ये सिलेबस केमिस्ट्री का ख़त्म होने वाला है, बढ़िया से इसको आप रिवाइज करते रहिए तो आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और आप जो है 20 मार्क्स जो है आप बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं, अगर बढ़िया से 1-2 बार आप इसका रिवीजन कर लिए जितना आपको पढ़ाया गया है ना। क्योंकि पूरा आंसर सहित हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर को बहुत ढंग से, बहुत ज़्यादा एक चैप्टर में कम से कम 15-15, 16-16 वीडियो आपको हम दे रहे हैं। तो 15-15, 16-16 वीडियो कम नहीं होता, पूरा व्याख्या सहित बहुत होता है। तो बढ़िया से आप इसको जो है तैयार करें, याद करें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और भीड़ भाड़ से बचे रहें। धन्यवाद, थैंक यू।